मैं यही कहूँगा बच्चों के लिए कि लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश कीजिए, लक्ष्य आपके सामने है, लगे रहिए जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम का आगाज़ हो चुका है कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, इसके सिलसिला में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जो व्यक्ति को देख रहे हैं ये हमारे गुरुजी हैं और ये इन्होंने करीब 2005 से लगातार इस शिक्षा क्षेत्र में हैं। 2005 में इन्होंने इस जो विद्यालय में हम आए हुए हैं, इस विद्यालय का नाम है राजकीय मध्य विद्यालय रतनपुरा, जो कि गोपालगंज ज़िले में ये स्थित है। यहाँ बता दें कि ये 2005 से लगभग कार्यरत है इस क्षेत्र में और 2005 से हर साल हर वर्ष जो है कि ये जाते हैं कॉपी चेक करने के लिए। और काफ़ी आप लोगों का परेशानी दिक्कत है कि बिहार बोर्ड कॉपी आखिरकार चेक कैसे करता है, छात्रों को कैसे कॉपियाँ लिखनी चाहिए और नंबर कैसे मिलता है, बच्चों को पास कैसे किया जाता है, ये सब तमाम मुद्दों को लेकर के अभी सर से बात करेंगे। तभी तक बन रही हमारे वीडियो के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार जी। और ये बहुत अच्छी एक पहल है कि आप जो है ऐसे पॉजिटिव कार्यों को लेकर के आप मेरे राय को जानने के लिए, मेरे विचार को जानने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं जी। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। सर थोड़ा सा आपकी ज़ुबानी हम मतलब सुनना चाहते हैं कि आप इस विद्यालय में या शिक्षा क्षेत्र में कब से कार्यरत हैं? मैं तो यहाँ 2005 से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और 2005 से लगातार कंटिन्यू सेवा में बना हूँ। अभी प्रधान शिक्षक में भी मेरा हो गया है, तो अब देखिए कब हमारी पोस्टिंग होती है। लगभग 2005 से कंटिन्यू हर वर्ष आप कॉपी चेक वगैरह करने जाते होंगे? हाँ, इधर हम लोग कॉपी जांच में भी हम लोग जाते हैं, MPP वर्क में जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है कॉपी का मूल्यांकन होता है। तो वहाँ पर बच्चे जो है वो थोड़ा सा दिग्भ्रमित रहते हैं कि कैसे कॉपी का जांच हो रहा है, कैसे कौन सी व्यवस्था है। तो हम लोग देखते हैं कि कॉपी जांच करने का क्या जो है प्रोसेस है जी। सर बहुत ऐसे छात्र हैं जिनके लिए हम इतना दूर चल के आए हुए हैं कि उनका कहना है कि कॉपी आखिरकार बिहार बोर्ड चेक करता है तो करता कैसे है? जो शिक्षक जाते हैं चेक करने के लिए वो कैसे चेक करते हैं, किस बेसिस पर नंबर देते हैं? तो ये तो आप करते हैं, तो इसलिए आपसे हम जानने का प्रयास किए हैं। तो थोड़ा हमारे छात्रों को, जो भी छात्र देख रहे हैं, उनको बताने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे बता दूं पहले कि सबसे पहले कॉपी जो जांच की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में है। एक तो है कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में नंबर स्कूल से मिल जाता है। और दूसरी चीज़ है, एक सब्जेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव जो जांच होती है वो वहाँ बिहार बोर्ड में की जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और सब्जेक्टिव जो अन्य जिलों में कॉपी भेज दी जाती है वहाँ पर जितने टीचर हैं, टीचर के द्वारा उसकी मूल्यांकन की जाती है। तो इस तरह से इसकी 3 बार में 3 स्टेप में इसकी जांच होती है। क्या देख करके छात्रों को जो कि नंबर मिलता है, किस बेसिस पर? हाँ, बच्चे उसमें जो जैसे स्टेप वाइज, अब तो मूल्यांकन की जो पद्धति है इसको बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि जो मूल्यांकन की जो पद्धति है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। बच्चा अगर स्टेप बाय स्टेप लिखे, अगर सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप लिखे और वो बढ़िया से अगर उसका जवाब दे, तो हर एक क्वेश्चन पर उसको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। और उसमें सबसे पहले बच्चा ये देखे कि जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट करे, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो उसको स्वतः कोई ना कोई नंबर मिलेगी। क्वेश्चन बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो क्वेश्चन छोड़ना कहीं से ना कहीं से वो घातक है। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसमें तो निगेटिव मार्किंग होता नहीं? नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चे करते क्या है कि वो क्वेश्चन देख लेते हैं, देख करके छोड़ देते हैं। अगर उसमें कुछ भी बच्चा अपने विवेक का इस्तेमाल करे, अगर उसमें पॉजिटिव रूप से आगे बढ़े, तो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ स्कोरिंग होगा। थोड़ा सा बात करेंगे हम जो है कि OMR को लेकर के, ऑब्जेक्टिव जो चेक होता है, क्या ऑब्जेक्टिव मशीन बेसिस होता है या फिर से उसको भी हाथ से किया जाता है? नहीं, ऑब्जेक्टिव हाथ से नहीं होता है, उसको स्कैनिंग करके ऑब्जेक्टिव को उसमें सब स्कैनिंग करके और स्कैन के द्वारा ही उसका चेकिंग होता है, उसमें कोई हाथ से नहीं होता। पहले के जो छात्र एग्ज़ाम देने जाते थे, जो पेपर देते थे, उसमें आपको सुनने को मिलता था, या हम लोग भी सुने हैं कि बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि फेल हो जाते थे। पहले की तुलना में और अब की तुलना में पहले आसान था एग्ज़ाम देना या कठिन? देखिए, पहले की तुलना में अगर देखा जाए, इस समय की तुलना से अगर किया जाए एग्ज़ाम की जो अभी मेथड है जी, तो कहीं ना कहीं पहले से अब बेहतर है। अब बच्चों को पास करना आसान है। इसलिए आसान है कि पहले ऑब्जेक्टिव
अधिक से अधिक 10 आते थे, अब 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव में बच्चा तैयारी करता है, उसमें रिटेन तो है नहीं। कुछ बच्चा मेहनत से करता है, कुछ बच्चा ऐसे भी अगर कर लेता है तो तुक्का लगा, हाँ तुक्का भी मार देता है, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ उसको मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, नंबर ऑब्जेक्ट कर लेता है। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि ऑब्जेक्टिव आया तो आया, नहीं तो गया, क्योंकि अगर गलत हो गया तो गया। सब्जेक्टिव रहता 5 नंबर का, मान के चलिए सब्जेक्टिव है, कुछ ना कुछ लिखेंगे 2 नंबर तक तो मिलता था। पहले आसान था ना एग्जाम पास होना, अब तो कठिन हो गया। अब एक्चुअली बात ऐसा है ना कि पहले रिटेन था, रिटेन में बच्चे भयभीत होकर या तो क्वेश्चन ही छोड़ देते थे। ये है जब ऑब्जेक्टिव है तो बच्चे बनता है उतना बनाते हैं, जो नहीं बनने वाला होता है वो अपने से प्रयास करके कुछ ना कुछ गलत सही भर देते हैं। तो उसमें कुछ वही तुक्के वाली बात, कुछ उनकी भाग्य भी सपोर्ट करती है, इस तरह से उनको कुछ नंबर कैरी हो जाता है। अब फिर स्कूल से कुछ प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाता है, बाकी कुछ रिटर्न से ले लेते हैं। तो इस तरह से अभी पास करना पहले की अपेक्षा काफ़ी आसान है। बाकी सर आपका भी तो नाम काफ़ी दिनों से चल रहा है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ के एक बादशाह माने जाते हैं सर। जी। लेकिन सर अभी के तुलना में आप क्या कहिएगा छात्रों को? मैं तो यही कहूँगा कि छात्र लोग पॉजिटिव होकर के तैयारी करें, और परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जो अभी बिहार बोर्ड से जो जारी हुआ है गेस्ट पेपर, उसका अध्ययन करें, अवलोकन करें, रिवीजन पर काफ़ी ध्यान दें। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पिछड़ क्यों जाते हैं, मैंने इस पर कई बार सोचा है कि आखिर बच्चों के पिछड़ेपन का कारण क्या है। तो बच्चों में रिवीजन की कमी है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो हर बार सोचते हैं कि कुछ नया इवेंट्स हो, बट नया इवेंट, नया जाने की अपेक्षा परीक्षा करीब जब रहता है तो बच्चे अधिक से अधिक रिवीजन पर ध्यान दें। जो बच्चा अधिक से अधिक अगर रिवीजन करेगा वो स्वतः ही बेहतर करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। बहुत ऐसे छात्र हैं सर जो शुरुआत में काफ़ी तेज़ तड़ाक रहते हैं, मतलब अच्छे पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो कुछ अलग लाइन पकड़ लेते हैं। उन लोगों को कैसे कंसंट्रेट रहना चाहिए, कैसे क्या करें कि अपना जो मार्ग पकड़े उस मार्ग पर सीधा चले सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि उम्र के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, और उस जिम्मेदारियों में मैं देखता हूं कि बच्चे आजकल की जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा सा मोबाइल की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान है। तो मैं यही कहूँगा उन बच्चों से कि परीक्षा करीब है, मोबाइल से दूरी बना के रहें। अरे मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी है, उसमें क्या नहीं है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मोबाइल का इस्तेमाल वहीं तक करें, उतना ही तक सीमित रखें जितना उनको ज़रूरी हो। आप पॉजिटिव रूप में आगे बढ़ें, सफलता उनके सामने है, उसमें कहीं। सर हम लोग तो जैसे 10th वगैरह पास कर लिए, 12th में गए तो हम लोग को मोबाइल मिला, लेकिन आज के जनरेशन के हिसाब से एक तरह से कहा जा रहा है कि मोबाइल अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत ऐसे सुविधाएं हैं जो मोबाइल में मिल जा रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया में मिल रहा है। लेकिन सर हम लोग उस टाइम जब पढ़ाई करते थे तो उस टाइम हम लोग को लगता था कि हाँ हम लोग वाकई में पढ़ रहे हैं। अगर कोई टेस्ट लिया जाए, जैसे आपके यहाँ साप्ताहिक टेस्ट लिया जाता था, तो हम लोग मतलब इच्छुक रहते थे देने के लिए। अब के छात्रों को देखा जा रहा है तो A+B का होल स्क्वायर सिद्ध करने को बोल दिया जाए तो नहीं हो पा रहा है सर। मैं सही कह रहे हैं। अभी जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी पढ़ाई से कम, लेकिन नई जितनी भी मोबाइल है, सोशल मीडिया है, इससे ज़्यादा मतलब वो जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे बच्चे सोशल मीडिया से कुछ दिन के लिए दूर रहें और पढ़ाई पर अपना पूरा समय दें, निश्चित तौर पर ही उनको सफलता मिलेगी, इसमें कहीं सोचने की बात नहीं है। बहुत ऐसे छात्र हैं जो सोशल मीडिया से दूर होने की तो बात होता है, सुनते हैं, उनके मन में आता है कि हाँ अब जो है कि हम नहीं चलाएंगे मोबाइल, लेकिन उनके अंदर क्या है कि लत लग चुका है, छूट नहीं पाता है सर। तो फिर ये छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको? सबसे बड़ी चीज़ है जिम्मेदारी। जो बच्चा समझ लेगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमको आगे भविष्य में क्या करना है, निश्चित तौर पर वो मोबाइल से दूरी बना लेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि एम बनाना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए गोल। आप सबसे पहले एक गोल बनाइए। जब तक किसी बच्चे के अंदर गोल नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, उसको क्या करना है, तब तक मेरा मानना है कि आप दुनिया का कोई भी काबू लगा लीजिए, न सोशल मीडिया से दूरी बनाएगा, न गलत संगत से बच पाएगा। जिस दिन बच्चा समझ लेगा कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे करना क्या है, कोई नहीं समझाएगा, वो बच्चा स्वतः ही उस राह पर मुड़ जाएगा, कहीं कोई दिशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, और उस वीडियो को देखने के बाद सबके मन में क्या प्रतिक्रिया चलता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।